सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स का साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट सेशन 2024-25 का फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आई थी वो आई थी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, एंड ये वीडियो होने वाली है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 9 से क्लास 10 में आए हैं। यू विल बी गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपने कोर्स स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जान ले, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान ले। ठीक है, तो आज हम लोग आपके सिलेबस की यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। टोटल जो आपका सबको पता है कि जो एग्जाम होगा, जैसे आप लोगों का क्लास 9th में हुआ था 80 मार्क्स का एग्जाम, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का होगा। ये जो आपका टोटल सिलेबस रहने वाला है ये टोटल 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, कितनी यूनिट्स के अंदर? आपका सिलेबस 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, पूरा फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री बेस्ड है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका बायोलॉजी का यूनिट है। नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट, एंड देन इज योर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी आपका फिजिक्स का है और ये भी आपका फिजिक्स का है। ठीक है, तो 2 यूनिट्स आपके जो है वो बायो के, 2 यूनिट्स आपके फिजिक्स के और 1 यूनिट आपकी केमिस्ट्री की रहने वाली है। टोटल जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी विद सम्स अप टू 100 मार्क्स। जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है दैट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री का जो वेटेज हो जाता है वो हो जाता है 25 मार्क्स का। फिर बायो का जो आपका वेटेज हो जाता है दैट इज 25 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ठीक है, एंड जो आपका फिजिक्स का वेटेज है दैट इज 12 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 25 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स, यानी कि 25 मार्क्स की केमिस्ट्री, 25 मार्क्स की ही फिजिक्स और 30 मार्क्स की यानी कि 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी रहने वाली है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम कब बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। तो आप जानेंगे इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या फिर अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं आप वो पढ़ेंगे। मेजरली आप कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और लास्ट में आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा इस यूनिट का दैट विल बी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले क्या जरूरी है, उनकी डेफिनेशन यानी कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो आप बेसिकली किस रेफरेंस में इनकी डेफिनेशन जानेंगे, H प्लस और OH माइनस के रेफरेंस में आप जानेंगे, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस एक्सचेंज के मामले में जो है हम लोग किस तरीके, किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, तो वो आप जानेंगे। ठीक है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस का भी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किया जाता है या फिर हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो बात करेंगे वो हाइड्रोजन आयन्स की डोनेशन या एक्सेप्टेंस, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस की एक्सेप्टेंस या फिर डोनेशन के बेसिस पे आप उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे एसिड बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके एग्जांपल्स और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। फिर आप जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर आपके सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है ना, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है आप वो जानेंगे। उसके बाद आप डिफरेंट सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 5 सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और यूजेस, इनमें से ना आपको एक सॉल्ट तो जरूर पूछेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा दैट विल बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है आप वो पढ़ेंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिर आप जानेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे। यहीं पे आप पढ़ेंगे कि आयंस कैसे बनते हैं ना, आयंस होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानेंगे वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। यानी कि मेटलर्जी के अंदर कौन कौन से टाइप के प्रोसेसेस यूज होते हैं आप वो जानेंगे। और लास्ट में आप पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, और कोरोजन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं आप वो पढ़ेंगे। Last chapter of this unit as well as of your chemistry will be carbon compounds, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि कार्बन, देखो कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ना कैटिनेशन, ठीक है। उसके बारे में भी आप यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, वो सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है क्योंकि वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, तो आप उसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज असल में क्या होती है। बेसिक नॉमेनक्लेचर आप जानेंगे, ठीक है। किन किन के साथ में आप नॉमेनक्लेचर जानेंगे, आप एक तो कार्बन हाइड्रोजन वाली चेन्स का ही नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस में हम लोग एक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं आप वो जानेंगे। जिनके अंदर आप हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स और एल्काइंस, इन फंक्शनल ग्रुप्स के प्रेजेंस में हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड को किस तरीके से नेम करेंगे आप वो यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस आप लोग पढ़ेंगे। इनमें से भी बेसिकली कई बार वो क्या कर लेते हैं, आपसे डिफरेंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं, बट पूछेंगे जरूर। उसके बाद आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ आपको नहीं पढ़ना कि ये किस तरीके से बनते हैं, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। और लास्ट में आप पढ़ेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप्स और डिटर्जेंट से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप से रिलेटेड या फिर मिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड। मिसल फॉर्मेशन क्या होता है वो भी आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे जब आप ये चैप्टर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये आगे आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर विल बी और लाइफ प्रोसेसेस, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर क्या जानेंगे आप कि लिविंग बीइंग होता क्या है ना, लिविंग हम किसको बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। अच्छा, आप जानेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे लेते हैं, तो आप वो जानेंगे, ठीक है। तो आप न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में आप पढ़ेंगे। सिर्फ प्लांट्स के अंदर या फिर सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं, आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही इन लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि क्या है ना, देखो कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, अगर हम लोगों को प्रॉपरली वर्क करना है या फिर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग भी है, सो वी नीड अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, हमारा हर बॉडी पार्ट जो है एक सिंक्रोनाइज वे में वर्क कर रहा है ना, एक ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, हमारी हो रही है या फिर किसी प्लांट की हो रही है या फिर किसी एनिमल्स के अंदर हो रहे हैं, तो हम लोग वो सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद आप जानेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में आप जानेंगे कि प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं,
और प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटरी हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। इसके बाद एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। उसके बाद में आप केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी कि केमिकली हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। और आप एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल बी और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आप असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और हमें क्या जरूरत है फैमिली प्लानिंग की, है ना, व्हाई वी नीड टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स। और उसके बाद में आप चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल ऑफ दिस यूनिट विल बी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आप पढ़ेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप, हेरिडिटी होता क्या है, मेंडल के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, है ना, यानी कि जो इनहेरिटेंस के मेंडल ने जो लॉस दिए थे आप उनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है आप वो पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं, टॉपिक्स आपके जो डिलीट कर दिए गए हैं, 2000, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि पूरा इवोल्यूशन आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमेना, यानी कि ये आपका स्टार्ट हो गया फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और साथ में आप जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होता था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है ना, बट अब आप एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है कर्व सरफेसेस से, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी, ठीक है, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं जानना कि मिरर फॉर्मूला आया कैसे, है ना। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द मिरर फॉर्मूला एंड आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉस क्या होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आगे आप रिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं उनसे रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज कैसी इमेजेस बनाते हैं आप वो पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ेंगे ऐसे आप रिफ्रैक्शन के लिए क्या पढ़ेंगे, आप लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट लेंस फॉर्मूला की भी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। मैग्निफिकेशन आप पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस क्या होती है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, आई के कौन कौन से विजन्स होते हैं, है ना। बेसिकली विजन के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, विजन डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, वो सारा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद आप स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इनका जो ये स्फेरिकल मिरर्स है या जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज है इनका एप्लीकेशन क्या है ना, हमारी रियल लाइफ के अंदर इनका एप्लीकेशन क्या है, वो सारा आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, यानी कि जब एक प्रिज्म से लाइट टकराती है तो किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती है वो आप पढ़ेंगे। लाइट की डिस्पर्जन के बारे में आप पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, ठीक है। कलर ऑफ सनलाइट, सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये वाला टॉपिक आपका क्या कर दिया गया है, सीबीएसई सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी आपकी फिजिक्स की यूनिट है जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पढ़ेंगे जिसमें आप जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है
ओम्स लॉ के बाद आप जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस से फिर आप लोग रेजिस्टिविटी को जानेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारी रेजिस्टेंस जो होती है ये डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपसे ये क्या कर सकते हैं ना, 3 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टर को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, और उनका क्या एप्लीकेशन है आप वो पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में। फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, और पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आप वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कई बार MFL भी बोल देते हैं। फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होता है और किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा होता है आप वो पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट यानी डीसी और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी की फ्रीक्वेंसी के बारे में आप पढ़ेंगे और एसी की क्या एडवांटेजेस होती हैं ओवर डीसी, यानी कि अल्टरनेट करंट किस तरीके से बेटर होता है डायरेक्ट करंट से, आप वो पढ़ेंगे। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं ना उनके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर विल बी फ्रॉम योर बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, दैट विल बी योर आर एनवायरमेंट, जिसके अंदर आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम होता क्या है आप वो जानेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे एनवायरनमेंट में जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है और हमें भी नुकसान पहुंचा रही है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, और फिर आप पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी सिलेबस। हम लोगों ने आपका थ्योरी सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ये वाला जो पीडीएफ है अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वाला जो पीडीएफ है मैं इसको अपलोड करूंगी, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप भी है, तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट आता है तो आप वहां पर हम लोगों से डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अभी हम लोग आपके बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस की। ठीक है, प्रैक्टिकल सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विल बी फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से हो गया, केमिस्ट्री से हो गया। किस किस का आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पीएच निकालना है कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स का, और आपको किसकी हेल्प से निकालना है, या तो पीएच पेपर की हेल्प से या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। किस किस का पीएच आप निकालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर और डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो इन 6 सैंपल्स का आपने क्या करना है, पीएच निकालना है। या तो आप पीएच पेपर की हेल्प से भी पीएच निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रैक्टिकल का बी पार्ट क्या है, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू भी हो सकता है रेड भी, जिंक मेटल एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। यानी कि आपको एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। एसिड्स के अंदर आपने क्या लिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेसिस के अंदर आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि NaOH। इनके आप रिएक्शंस करवा के देखेंगे कुछ पर्टिकुलर चीजों के साथ में। फर्स्ट इज योर लिटमस सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप एक बारी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई एक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आपको इनका रिएक्शन करवाना होगा जिंक मेटल के साथ, और फिर उसके बाद करवाना होगा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपका रहेगा दैट विल बी परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपको क्या करना है, कुछ रिएक्शंस आपको परफॉर्म करनी है एंड उसके बाद में आपको क्लासिफाई करना है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस आपको करनी है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। ठीक है, वाटर का क्विक लाइम के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करता है।
ये रिएक्शन आपको करवानी है। एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 के क्रिस्टल्स को अगर हम हीट कर दे तो क्या रिएक्शन होगी। आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दे तो आप क्या होगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में अगर रिएक्शन हो तो क्या होगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी। Next practical is observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metal on the following salt solution. Arranging Zn, FeCu and Al in the decreasing order of reactivity based on the above results. आपको क्या करना है, जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स का आपने एक्शन देखना है इन पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशंस के ऊपर। कौन कौन से सॉल्यूशन है, ZnSO4, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इन चारों मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना है, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे आगे आएगा, सबसे कम रिएक्टिव वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। फोर्थ प्रैक्टिकल इज स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस लेट से R होगी, ऑन द करंट I, ठीक है, पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस, आल्सो प्लॉट अ ग्राफ। यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना होगा, एक तो आपको VI ग्राफ बनाना होगा और आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस अ रेजिस्टर वो करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो आपको बताना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है दो रेजिस्टर्स की, एक बार सीरीज कनेक्शन के अंदर और एक बार ही पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो ये आपका ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए ये हो गए फिजिक्स वाले सेक्शन से। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ फील्ड टू शो स्टोमेटा, यानी कि आपको बेसिकली एक स्लाइड बनानी है टेम्परेरी लीफ माउंट की, जिसमें आपको क्या करना है, उस लीफ के अंदर आपको स्टोमेटा शो करने होंगे। ये आपका बायो से हो गया। एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी आपको क्या बताना है कि आपने एक्सपेरिमेंटली शो करना है कि जब भी रेस्पिरेशन होगा तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो 6th और 7th एक्सपेरिमेंट हो गए ये आपके हो गए बायोलॉजी वाले सेक्शन से। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड जिसको हम लोग CH3COH से भी लिखते हैं। आपको क्या करना है, ये चार प्रॉपर्टीज, उसकी ओडोर या फिर स्मेल कैसी है, किसकी, एसिटिक एसिड की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, यानी कि वो वाटर में किस तरीके से सॉल्युबल होता है या नहीं होता, होता है तो कितना होता है कितना नहीं होता, लिटमस पेपर पे उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड के साथ में अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा। ये आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा ये होगा आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। देखो वाटर भी ना दो तरीके का होता है, एक होता है ना बेसिकली सॉफ्ट वाटर और एक होता है आपका हार्ड वाटर। तो जो सोप है इसका क्या एक्शन होता है, क्लीनिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है सोप की हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के अंदर। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि जो कपड़े धुल रहे हैं या बेसिकली जो क्लीनिंग एक्शन है वो हार्ड वाटर के अंदर ज्यादा बेटर है या फिर सॉफ्ट वाटर के अंदर ज्यादा बेटर है। ये भी आपका केमिस्ट्री से हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको फोकल लेंथ निकालनी है कनकेव मिरर की और कनकेव लेंस की, किसकी हेल्प से, बाय ऑब्टेनिंग द मिरर इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपसे दूर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको क्या करना है उस ऑब्जेक्ट की इमेज को लेके और उसके बाद में आपने क्या करना है फोकल लेंथ वहां पर निकालनी है। तो ये बेसिकली किससे निकलेगा, आपका मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला से, ठीक है। ऑब्वियसली कनकेव मिरर की निकालनी है तो आप मिरर फॉर्मूला से निकालेंगे एंड जो लेंस की निकालनी है वो लेंस फॉर्मूला से आप निकालेंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा फिजिक्स का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विल बी ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे, ये भी फिजिक्स से ही हो जाएगा। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। यानी कि आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, लेट्स से ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसके थ्रू आपने क्या करना है, लाइट को पास करवाना है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट्स के ऊपर आपने क्या करवाना है, लाइट को पास करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो आपने लाइट पास करवाई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, किस एंगल पे उसने रिफ्रेक्ट किया,
एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है और उसके बाद में अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना होगा। नेक्स्ट इज स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। दिस इज योर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। आपने बाइनरी फिजन स्टडी करना है अमीबा के अंदर, और बडिंग करनी है ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। किसकी हेल्प से? प्रिपेयर्ड स्लाइड्स की हेल्प से, ठीक है। यानी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हो सकता है आपको मिल जाए, तो उनकी हेल्प से आपने क्या करना होगा बेसिकली, आप अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे और ईस्ट और हाइड्रा के अंदर आप बडिंग स्टडी करेंगे। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि आपको क्या करना है, लाइट का पाथ ट्रेस करना है, उस लाइट का जो ग्लास प्रिज्म के थ्रू क्या हो रही है, पास हो रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकोट सीड्स, यानी कि आपको क्या करना है, जो एक डाइकोट सीड्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। डाइकोट सीड के एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और कौन कौन से आप डाइकोट सीड ले सकते हो, पी का ले सकते हो, ग्राम का ले सकते हो, या फिर रेड किडनी बीन का भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लिया, और ये पीडीएफ अब मैं क्या करूंगी, आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या करूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इस साल क्योंकि आप लोग अपने बोर्ड्स देंगे तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को अपना सारा सिलेबस अच्छे से पता हो। इसी चैनल के ऊपर कुछ टाइम के बाद में बायोलॉजी की आपकी जो वीडियोस है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपकी बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।